वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मैंने आपको सिखाया था, इज ऑलवेज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ डेल्टा यू. So work done by any conservative force is always equal to negative of change in potential energy irrespective of change in kinetic energy. चाहे काइनेटिक एनर्जी बदले या ना बदले, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है. ठीक है. तो सपोज करो, तो इससे आप क्या होगा, इसको यूज करोगे तो कई जगह इंटीग्रेशन से बच जाओगे. जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये ब्लॉक आ रहा है m मास का किसी वेलोसिटी से, नहीं मालूम. ठीक है. अब लिखिए, इफ ब्लॉक कॉजेज maximum compression the spring, if block causes maximum compression the spring equal to x, maximum compression the spring equal to x, then find work done by the spring force, work done by the spring force. ठीक है. अब स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. तो डेल्टा यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल. तो जब x कंप्रेस हो जाएगा, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो जब x कंप्रेस हो जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0. इसीलिए वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू. तो माइनस इतना हो गया वर्क डन. और होना भी चाहिए, स्प्रिंग का वर्क डन ऑन द ब्लॉक निगेटिव होना चाहिए. बोलो क्यों? स्प्रिंग ब्लॉक पे जब ये कंप्रेस कर रहा होगा तो स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा इधर और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे. तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बोलो 180 डिग्री. इसलिए नेगेटिव वर्क होना चाहिए और ये नेगेटिव वर्क हुआ, नेगेटिव वर्क होना चाहिए और ये नेगेटिव वर्क हुआ. ठीक है. अब कहो सर इसका कुछ आप क्या करोगे, इसका कुछ यूज़ बताओ. तो देखो बच्चों, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है m मास का, और इसके पास मान लीजिए वेलोसिटी है अंडर रूट 2 रूट जी एक्स नॉट. और ये डिस्टेंस है x नॉट. ठीक है. जब ये जाता है तो मैक्सिमम कंप्रेशन x नॉट कॉज करता है. यदि सरफेस स्मूथ होता तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते. यदि ये सरफेस स्मूथ होता तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते. लेकिन ये संजोग से सरफेस स्मूथ नहीं है, ये रफ है. अब ये सरफेस यदि रफ है और म्यू दिया है 0.5, अब लिखो find maximum compression caused in the spring, find maximum compression caused in the spring. स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो. सॉरी, वो तो दे ही दिए हैं, फिर से लिखो. फिर से लिखो बच्चों, इफ मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग इज x नॉट, if the maximum compression in the spring is x naught, then find a spring constant. If maximum compression the spring is x naught, then find a spring constant. अब चूंकि यहाँ फ्रिक्शन का वर्क डन होगा और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है,
तो इस ऐसे केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको करने का एक ही तरीका है और आसान तरीका है, बाकी इंटीग्रेशन वगैरह से करेंगे तो बहुत मेहनत होगा, वो एडवाइजेबल नहीं है कि इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से किया जाए। ठीक है, तो 1 मिनट वीडियो 2 मिनट वीडियो रोक दो और खुद से करो तो ट्राई। 2 मिनट वीडियो रोक दो और खुद से ट्राई करो, तो कर पाते हो? ट्राई करो तब सॉल्यूशन देखना। अब आई होप कि आपने वीडियो रोक के कर डाला, सफिशिएंट टाइम लिया। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, वर्क एनर्जी, केवल ब्लॉक को सिस्टम लेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो समेशन ऑफ वर्क डन बाय जितने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का वर्क डन का जो सम है वो चेंज इन समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्स प्लस समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यदि आप स्प्रिंग का पार्ट, स्प्रिंग को सिस्टम का पार्ट लेते हो, तब वो आ जाएगा स्प्रिंग वर्क डन जो होगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन इंटरनल हो जाएगा। और केवल ब्लॉक को सिस्टम लेते हो, ठीक है, तब कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, सारे फोर्स एक्सटर्नल हैं। ठीक है, तब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा। तो मतलब इक्वेशन वही आएगा। तो समेशन ऑफ W बराबर डेल्टा के यू समझो। तो बच्चों अब जब यहाँ से यहाँ गया तो फोर्सेस क्या क्या एक्ट किया, एक तो mg एक्ट किया, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट किया, एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू इंटू एन, और कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग भी लगाएगा, कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग भी लगाएगा। तो कहेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, केवल यदि हम पार्टिकल या ब्लॉक को सिस्टम लेते हैं तो सारे के सारे फोर्स जो हैं वो एक्सटर्नल है, देयर इज नो इंटरनल फोर्स, मस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वर्क डन नहीं करेगा, ये वर्क डन नहीं करेगा। ग्रेविटी भी वर्क डन नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शनल फोर्स इज जो कांस्टेंट फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg, तो म्यू है 0.5, n है mg। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे आके मोमेंटरली किस में आ गया बोलो, रेस्ट में, क्योंकि दिया हुआ है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इज x0। क्या दिया है बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन इज x0। इसका मतलब स्प्रिंग के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, 2x0। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा 0.5 mg इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो 2x0। अब यहाँ ध्यान दो, फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, निगेटिव। अब स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा, स्प्रिंग का वर्क डन जो होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। तो माइनस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस डालेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है स्प्रिंग का वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x0 स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो ये डेल्टा यू है, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू है, तो यहाँ माइनस डाल दिए, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो 0, इनिशियल बताओ हाफ m, इस वेलोसिटी का स्क्वायर बताओ 4gx0, इस वेलोसिटी का स्क्वायर बताओ 4gx0। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसको यूज़ करके तो 0.5 इंटू 2 बोलो 1, तो ये हो जाएगा, यदि यहाँ विजिबल नहीं है तो यहाँ लिखते हैं -0.5 इंटू 2 इज mgx0। ठीक है, अब ये माइनस हाफ kx0 स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस, ये कितना है भाई, 2 कट जाएगा तो 2 mgx0।
अब इसको सॉल्व करके k निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो पहले तो माइनस ही गायब हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा भाई, mgx0, ठीक है, प्लस kx0 स्क्वायर बाय 2 बराबर 2mgx0, ठीक हो। अब बाएं को उसको उधर ले जाओ, तो kx0 स्क्वायर बराबर बाई 2 बराबर बोलो mgx0, ठीक। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो अपना सुधार लेना। तो k बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2mg/x0, और ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया 2mg/x0, और ये सॉल्व हो गया। और एक चीज़ बता दें, अभी जो एक दो क्वेश्चन करेंगे या इस अभी जस्ट किए, यदि पीएमटी वाले बच्चों को जो नीट की तैयारी करते हैं उनको इसमें तकलीफ़ हो तो वो छोड़ सकते हैं एक दो सवाल जो है। अभी जो दो सवाल और करेंगे, इससे पहले जो एक किए थे उनको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। उतना नहीं आएगा पीएमटी में, लेकिन मैथ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूर करें, आवश्यक है। तो सवाल ये है कि ये ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है mg/x0 है, ठीक, और म्यू का वैल्यू 0.5 है। लिखो, व्हेन स्प्रिंग इज एट द नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज एट द नेचुरल लेंथ, ठीक है, द ब्लॉक इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 इक्वल्स टू अंडर रूट 2gx0, अंडर रूट 2gx0। Then find maximum compression of the spring. Surface rough है, find the maximum compression of the spring. Maximum compression of the spring. चूँकि ये स्मूथ रहता सरफेस तो आराम से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते थे। रफ होने के कारण जहाँ भी फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, इवन इंटरनल फोर्स के रूप में भी प्रेजेंट हो और वर्क कर रहा हो, तो ऐसे में सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते। तब आपका कन्वीनियंट मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन में जाओगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के पास जाएं तो क्या क्या फोर्सेज इस पे लगेंगे भाई, फिर वही डायग्राम बना लो। ऐसे एक्ट करेगा mg, ऐसे एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स, ऐसे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और ऐसे लगेगा, यहाँ लगेगा मोशन आगे होगा सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। कितना, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू बताओ 0.5। तो हम समेशन ऑफ W बराबर डेल्टा के यू कर दिए। तो कौन कौन एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, केवल ब्लॉक को सिस्टम ले तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन प्लस स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कर ले तो बड़ी अच्छी बात पीएमटी वाले, और नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। ये तीन, इससे पहले वाला सवाल और एक सवाल और जो कराएंगे वो, लेकिन उसके बाद जो कराएंगे उसको करना है। नॉर्मल फोर्स आप जान रहे हो वर्क डन नहीं करेगा, ग्रेविटी नहीं वर्क करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। फिर अब मान लीजिए लेट अस से कि मैक्सिमम कंप्रेशन इज x, तो x कंप्रेस करने के बाद मोमेंटरली ये ब्लॉक किस में आ जाएगा, रेस्ट में। तो फ्रिक्शन का वर्क होगा 0.5 mg, न्यू 0.5 है, इनटू बोलो x, 0.5 mg इंटू x,
ठीक है। और स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट इनिशियल हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। कैन यू हैव द स्क्वायर ऑफ दिस वेलोसिटी? यस, दैट इज 2gx0, दैट इज 2gx0। अब जो है मेरे बच्चे ध्यान देना, माइनस हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या आएगा 0.5 mgx प्लस, ठीक है, हाफ k का वैल्यू पुट कर दो mg/x0, यहाँ से k का वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वहाँ से भी हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज mg/x0। चेक द कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो। उसको उधर गया तो माइनस गायब हो गया। अब मेरे बच्चे इसको उधर ले जाओ तो पहले तो mg कट जाएगा हर जगह से, है ना, तो mg कट जाएगा तो आएगा हाफ x² बराबर, उसको उधर ले जाओगे तो ये बच जाएगा x0 x0/2 बच जाएगा। देखो ना, mg/x0 में से 0.5 mg/x0 जाएगा तो 0.5 mg/x0 बचेगा, मतलब mg/x0/2 बचेगा। करके देख लो, तो इससे तुम्हारा ये हाफ कट जाएगा, तो इससे तुम्हारा x किसके बराबर आ जाएगा भाई? x0 के। x क्या आ जाएगा बोलो? x0 के, ठीक है, x x0 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी? ये आंसर हो गया। अब मैं क्वेश्चन दूं, आई होप वीडियो रोक के इसको कर लिए होगे, इस बार बोला नहीं मैं, लेकिन करना चाहिए आपको पहले से अपने। अब इसको वीडियो रोक के उतार लो, सीख लो। पीएमटी स्टूडेंट से नहीं समझ में आया होगा तो छोड़ सकते हो। ये इससे पहले वाला सवाल, ये सवाल और ये क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल है, किए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं किए तो उससे अच्छी बात, लेकिन मैथ स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल नहीं है। m मास है और म्यू बराबर 0.5 है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, k है। लिखो, ब्लॉक इज इन द रेस्ट कंडीशन when a spring is at the natural length, when a spring is at the natural length, a spring is at the natural length, a spring natural length पे है, when a spring is at the natural length, then a constant horizontal force F equal to 2mgx, constant horizontal force F equals to 2mgx, then find maximum compression of the spring, then find the maximum compression of the spring, then find the maximum compression of the spring, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दो, 2 मिनट के लिए रोक दो और खुद से ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करो। तो आई होप आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर डाले। अब सपोज करो कि यहाँ से ये नेचुरल लेंथ है, सपोज करो यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x।
तो x के डिस्प्लेसमेंट के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कि व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ड्यूरिंग द मोशन। तो ऐसे क्या एक्ट करेगा बच्चों, mg, ऐसे नॉर्मल फोर्स, ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो कि 2mg के बराबर है। फिर ऐसे फ्रिक्शन एक्ट करेगा μn, और फिर ऐसे स्प्रिंग भी वर्क करेगा, एक्ट करेगा। अब यदि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो हम लोग कहेंगे समेशन ऑफ W बराबर डेल्टा के। इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय कैपिटल F प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर डेल्टा के, है ना बच्चों, डेल्टा के। तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0, ग्रेविटी का वर्क डन 0, आप जानते हो क्यों। कैपिटल F विल डू पॉजिटिव वर्क, कितना, F है 2mg, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x एंड cos 0 डिग्री। फ्रिक्शन विल डू निगेटिव वर्क 0.5 mg इंटू बोलो x, ये फ्रिक्शन का वर्क हुआ। स्प्रिंग का वर्क होगा निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के s स्क्वायर इनिशियल 0 मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब बच्चों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2 में से 0.5 जाएगा तो 1.5 होगा, स्वाभाविक है mgx, और उसको उधर ले जाओ सो दैट ये हाफ के x स्क्वायर। तो इससे एक x कट जाएगा, तो x का वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है। इसको इधर ले आओ तो इज इक्वल टू 3mg/k। देखो इसको इधर ले आओ तो इज 3mg/k। ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हुआ। एक x 0 भी है तो उसे मतलब नहीं है, वो नेचुरल लेंथ वाला कंडीशन है, तो उसे मतलब नहीं है। तो ये 3mg/k हमारे हिसाब से हुआ, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। अब एक चीज़ देखो, जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि मान लीजिए रस्सी है, ठीक है, रोप है ये m मास का, इसका लेंथ है l, इसको वर्टिकली सस्पेंड कर दो, ठीक है, तो इसका लेंथ l है। अब यहीं पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख लें और मुझसे कोई जिद करे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ का जो पार्टिकल है वो रेफरेंस लाइन पे ही है, और यहाँ का पार्टिकल यहाँ से कितना दूर है, L। तो अलग अलग इसके पार्टिकल रेफरेंस लाइन से अलग अलग वर्टिकल डिस्टेंस पे है, वर्टिकल हाइट पे है। तो ऐसे में क्या करते हैं, पूरे मास को जो वर्टिकली सस्पेंडेड है उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर देते हैं। इस तरह से कंटिन्यूअस मास है तो उसको एक पॉइंट मास लेते हैं और पूरे पॉइंट मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यूनिफॉर्म रोप होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना नीचे होगा, L/2। यहाँ पूरा का पूरा मास m कंसंट्रेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पहले एक चूँकि इसी रेफरेंस लाइन से नीचे है तो माइनस होगा, हमने रेफरेंस लाइन यहाँ 0 लिया है पोटेंशियल एनर्जी का, mg इंटू L/2। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इंपॉर्टेंट होता है, न कि एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो रेफरेंस कहाँ लेते हो, उससे फाइनल जो चीज़ें आंसर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा उस पर कोई असर नहीं होगा। तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे कोई असर नहीं होगा। आई होप ये वीडियो रोक के समझ लिए होंगे। तो उससे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे कोई असर नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा बच्चों। अब सपोज करो कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है ऐसे,
इस तरह से, और L लेंथ है और उसका L/3 लेंथ ओवरहैंग कर रहा है, सरक नहीं रहा है ये। तो हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके एज से एक यूनिफॉर्म रोप है, तो 1/3 लेंथ जो है इसका L/3 लेंथ ओवरहैंग किया। इसका मतलब हाउ मच लेंथ इज ऑन द टेबल? 2L/3। So 2/3 length is on the table and 1/3 length is overhanging. So 2/3 length तो टेबल पे है, 1/3 लेंथ ओवरहैंग किया, है ना। तो मान लीजिए टोटल मास m हो और आपसे कहा जाए कि यहीं पोटेंशियल एनर्जी लो 0, ऐसा आपसे कह दे, और इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो पूरे रस्सी का मास m है। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए और खुद कर डालिए, 1 या 2 मिनट जिसमें हो पाए उतने देर के लिए रोक दीजिए और खुद कर डालिए। तो आई होप कि आपने इसको ट्राई कर लिया है। तो जो पोटेंशियल हम लिखने जा रहे हैं, तो जो पोर्शन इस रेफरेंस लेवल पे है उसका तो 0 ही होगा, तो 2L/3 का वो 0 हो जाएगा। अब L/3 में जो मास होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास, जो वर्टिकल पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करेंगे। तो वर्टिकल पोर्शन L/3 है, ठीक है, तो L/3 का आधा बोलो L/6। तो जो वर्टिकल पोर्शन है उसका जो मास होगा वो वर्टिकल पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करेंगे। तो L/3 का आधा बोलो L/6। तो इतना जो वर्टिकली लटका हुआ रस्सी है, ओवरहैंग किया है, उसका लेंथ है L/3। तो इसमें जो भी मास होगा इतने मास को इसके आधे लेंथ पे कंसंट्रेट कर दोगे, मीन सेंटर ऑफ मास पे, तो L/6 हो जाएगा। अच्छा बताओ, L लेंथ में m मास, तो L/3 लेंथ में बताओ m/3। इतना तो मेरे बच्चे समझते हैं। इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -mg, माइनस समझ रहे हो क्यों? क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है, इनटू बोलो L/6। इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे बच्चों। यदि मैं आपसे पूछूं, वही m मास का रस्सी है कि 1/5 ओवरहैंग कर रहा है, मतलब L/5 ओवरहैंग किया, और तो इसका मतलब रिमेनिंग हो गया 4L/5। तो 4L/5 टेबल पे है। अब यदि मैं पोटेंशियल यहीं 0 ले लूँ, तो इसका पोटेंशियल जी लिखो बच्चों। वीडियो को रोक दो थोड़ी देर के लिए और इसको कर डालो। वीडियो को रोक दो थोड़ी देर के लिए और इसको कर डालो। अब इसका पोटेंशियल लिखना है, तो इस पार्ट का 0 ही होगा। इस पार्ट के लिखने के लिए इसमें जो भी मास होगा उसके आधे लेंथ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो L/5 का आधा लेंथ बोलो L/10। L/5, L लेंथ में m मास, तो L/5 लेंथ में बताओ m/5 मास। यहां गलती कर दिए थे बच्चों, ध्यान नहीं दिए। यहां कितना मास है? m/3। तो m/3 इंटू g इंटू L/6, क्योंकि L/3 में m/3 मास था, तो यहां गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लो। तो दिस इज -mgL/18, ठीक है, ये -mgL/18 है। m/3 मास निकाले थे, अब मास यहां पूरा m लिख दिए, तो गड़बड़ हुआ ना? बिल्कुल। तो L/3 का मास m/3 था, तो m/3 लेंथ में कितना मास, L/3 में कितना मास m/3, तो यहाँ m/3 कंसंट्रेट करोगे, और m/3 इंटू जी या माइनस रहेगा इंटू L/6, तो कितना हो जाएगा? -mgL/18। और इसमें L/10 पे कंसंट्रेट करोगे, यहाँ मास m नहीं होगा, m/5 होगा, 1/5 ही मास यहाँ होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों,
पोटेंशियल हो जाएगा माइनस, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है सेंटर ऑफ मास, m/5 इंटू जी इंटू L/10. कैन यू टेल मी हाउ मच इट इज? माइनस mg/L/10. ठीक है, वीडियो रोक के इसको समझ लो. माइनस mg/L/10. 10 नहीं रे 50. सही, ठीक है, माइनस mg/50. अब यदि इस वीडियो रोक के समझ जाओ, mg/18 कर चुके हैं हम. सपोज करो रस्सी का x लेंथ ओवरहैंग करे, रस्सी का x लेंथ ओवरहैंग करे, तो ये रस्सी होगा L-x, और यहीं पे पोटेंशियल 0 ले लेते हैं. यहीं पे पोटेंशियल 0 ले लेते हैं. अब यदि हमको इसका पोटेंशियल लिखना हो तो वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे खुद कर डालिए. आई होप आप अपने से कर डाले हो. और इसका पोटेंशियल लिखते हैं U इक्वल्स टू माइनस, जानते हो इसमें जो भी मास होगा उसको कितने पे कंसंट्रेट करोगे? x/2 पे. ये बताओ बच्चे, एक चीज बताओ, L लेंथ में m मास, तो यूनिट लेंथ में बताओ m/L. यूनिटरी मेथड पढ़े होगे, उसको हिंदी में एक एक नियम कहते थे. तो x लेंथ में बताओ कितना मास होगा? यूनिट लेंथ में m/L, तो x लेंथ में m/L इंटू x. इसका मतलब यहां मास जो कंसंट्रेट करोगे वो m/L इंटू x करोगे. तो ये पोटेंशियल हो जाएगा माइनस m/L इंटू x इंटू जी. ये mg हुआ, ठीक. माइनस इसलिए लगाए कि सेंटर ऑफ मास नीचे है, इंटू x/2. सो हाउ मच पोटेंशियल यू आर गेटिंग? माइनस mg(x²/12). इस तरह से आप पोटेंशियल जी लिख सकते हो. तो लिखो क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं ये किसी भी एग्जाम के लिए, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको मन से करना है. ठीक है, लिखो 1/3. 1/3 मतलब 1/3. 1/3 मतलब L/3. 1/3 length of a uniform rope. 1/3 length of a uniform rope of mass capital M and length capital L overhangs from the edge of a horizontal table. From the edge of a horizontal table. ठीक है. देन इसमें कई पार्ट कराएंगे. L/3 लेंथ ओवरहैंग किया. देन फर्स्ट पार्ट लिखो, इफ सरफेस ऑफ टेबल इज स्मूथ, if surface of table is smooth, then find work done to pull the rope completely. Work done to pull the rope completely on the horizontal table. ठीक है. So to pull the rope completely on the horizontal table. वीडियो रोक के इसको कर डालो. तो टेबल जो है आपका स्मूथ है, तो मैंने क्वेश्चन दिया, इसको वीडियो रोक के कर डालो. आई होप आप कर डाले होंगे. अब सॉल्यूशन देखो.
बिना खुद से सॉल्व किए, वीडियो को रोक के बिना खुद से सॉल्व किए सॉल्यूशन मत देखना बच्चों। तो पहले ऐसे था, अब इसको खींच के पूरा का पूरा इसको ऊपर ले आए। ठीक है, तो पहले 1/3 ये था, तो रिमेनिंग यहाँ था। अब ये पूरा का पूरा लेंथ जो है खींच के टेबल पे ले आए। तो ऐसा करो कि कहीं पे भी पोटेंशियल 0 ले लो, तो ये 0 ले लिए। अब फाइनल पोटेंशियल लिखो, तो फाइनल में पूरा का पूरा रोप जो है यूनिफॉर्म रोप कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। यूनिफॉर्म रोप लिखना चाहिए, तो फाइनल पोटेंशियल जी बोलो 0। ठीक है, तो ये पूरा का रेफरेंस लाइन पे ही आ गया जब खींच के टेबल पे ले आए। अब इनिशियल पोटेंशियल जी लिखो, इनिशियल पोटेंशियल जी लिखो। L/3 में कितना मास होता है भाई, m/3। तो m/3 को इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना नीचे होगा, L/6, जैसे हम लोग किए थे। तो यहीं पे कंसंट्रेट करेंगे, तो इस पार्ट का पोटेंशियल 0 हो गया, केवल इसी पार्ट का होगा। तो -m/3 इंटू जी इंटू L/6। इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा यू बताओ, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करो, ये 18 होगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इतने से सिस्टम का पोटेंशियल जो बढ़ गया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो W वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और द पर्सन जो भी हो, ठीक है, बराबर इक्वल टू बोलो mgl/18। अच्छा एक बात बताएं, तो घबराना मत, ऐसे तो तुम कर लिए, एक्सटर्नल एजेंट कहो चाहे वर्क डन बाय पर्सन कहो, एक ही बात है जो खींचा है। ये जो W है वो डेल्टा U के बराबर हुआ, ये किस थ्योरम से हुआ, ये कैसे हुआ? ऐसा कोई थ्योरम है नहीं कि W बराबर डेल्टा U। ऐसा कोई थ्योरम है नहीं कि W बराबर डेल्टा U। तो कॉमन सेंस से तो सही है, तो कहो तो मैं बताऊं, लेकिन जब मैं बताऊं तो घबराना मत, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। कॉमन सेंस से कर लिए कि पोटेंशियल में जो भी इंक्रीज हुआ उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल था। एक्चुअली ये यूं हुआ कि इस टेबल पे जब आप खींच रहे हो, तो एक तो तुम पुल कर रहे हो F से, तो ये हो गया वर्क डन बाय पर्सन जिसको एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं, प्लस mg लग रहा होगा ग्रेविटी, प्लस नॉर्मल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय पर्सन निकालना है। अब ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ निकालना थोड़ा तकलीफ देह है। क्यों तकलीफ देह है? कि यहाँ का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा L/3, ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ का पार्टिकल कुछ और ऊपर जाएगा, यहाँ का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। तो सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट बराबर नहीं है। जब आप पॉइंट मास लेते थे तो पूरा का पूरा मास एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से ऊपर या नीचे जाता था, लेकिन यहाँ क्या है कि मास लगातार है, तो ये कुछ और दूरी तय किया अगेंस्ट ग्रेविटी, ये कुछ और किया, ये कुछ और किया, ये कुछ और किया। लेकिन तो इसमें या तो इंटीग्रेशन करो, या इंटीग्रेशन से बचने का उपाय है कि ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू। बताए थे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो इंटीग्रेशन से बच जाओगे। नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं करेगा। अब ये मान के चलते हैं कि पहले भी रेस्ट में है और स्लोली ले गए और बाद में भी रेस्ट है, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से वर्क डन बाय पर्सन क्या आ गया, डेल्टा यू। इसीलिए जो है वो सही था। समझ में बात आई? तो ये इनडायरेक्ट चीज़ है। वैसे टीचर भी तुरंत ऐसे कर देते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट,
ठीक है, वो ये है। आप डायरेक्ट ऐसे किए हो, ठीक है, गलत नहीं है। मैंने बता दिया कि कहानी क्या है, मैंने बताया कि क्या कहानी है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट लिखो, इफ रोप इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द टेबल इज स्मूथ, rope is released from rest and the table is smooth, then find its acceleration just after it is released. Find its acceleration just after it is released. ठीक है, तो इसी क्षण आपको पूछ रहा है कितना एक्सलेशन होगा। तो इसका शॉर्टकट बताएं। इसका शॉर्टकट है ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ड्रिवेन। खींचने वाला फोर्स बताए हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास खिंचाया। तो मतलब पूरे रस्सी को L/3 का लेंथ, जो L/3 लेंथ का जो वेट है वही खींच रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो L/3 का मास होगा m/3 इंटू जी। ये ड्राइविंग फोर्स हुआ, और ये ड्राइविंग फोर्स इसी के वेट के बराबर होगा। और कितने मास को एक्सेलरेट कर रहा है? पूरे मास को। तो ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ड्रिवन, खींचने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास खिंचाया। तो बोलो कितना आंसर आया? g/3। अब एक चीज़ और देखो कि ज्यों ज्यों ये ओवर हैंगिंग पार्ट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोटल मास ड्रिवन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ टोटल वेट ड्रिवन जो है, टोटल ड्राइविंग फोर्स जो है, टोटल मास ड्रिवन नहीं, टोटल ड्राइविंग फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? ये वेरिएबल होगा, ठीक है। यदि आपका मन हो कि नहीं हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के करें, तो ये आपका मन है, ठीक है, ये आसानी से कर दिए शॉर्टकट। और किसी का मन कर ही जाए कि ना बाबा हम न्यूटन्स लॉ को याद करेंगे सिस्टमेटिकली, तो कहेंगे देखो भाई ऐसे एक्ट करेगा, इसका 2/3 वेट है, 1/3 लटका हुआ है, ओवरहैंग किया है, ऐसे नॉर्मल फोर्स है, छोड़ दिया है रेस्ट से, पकड़े हुए नहीं है, ऐसे mg/3 है, और ऐसे t है, और ऐसे भी t है, ठीक है। तो जिस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा उसी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। तो आप यदि बहुत शौक रखते हो न्यूटन्स लॉ का तो कर सकते हो mg/3 माइनस, बोलो बच्चे, t मस्ट बी इक्वल्स टू m/3 इंटू a, देन अगेन t इक्वल्स टू 2mg/3, सॉरी 2m/3 इज द मास इंटू एक्सेलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सेलरेशन इसको जोड़ो दोनों को, ठीक है, और सॉल्व करो ऐड करके, तो फिर से ये आ जाएगा g/3। दोनों को जोड़ के देख लो, दोनों को जोड़ के देख लो। लेकिन ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में थर्ड पार्ट, सपोज टेबल इज स्मूथ एंड द रोप इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द गिवन पोजीशन, रोप इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द गिवन पोजीशन, मतलब जब L/3 ओवरहैंग किया था। आई होप वीडियो को रोक के इसको उतार लिए होगे, नहीं तो रोक लो, उतार लो। रोप इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एट द गिवन पोजीशन, देन फाइंड इट्स स्पीड जस्ट आफ्टर कंप्लीट लेंथ ओवरहैंग्स, पूरा का पूरा लटक जाए, कंप्लीट लेंथ ओवरहैंग्स, ठीक है, पूरा का पूरा लेंथ जो है ओवरहैंग कर जाए। इसका मतलब ये चाहता है कि अभी ऐसे है तो अभी इसका वेलोसिटी, अभी फोर्स थोड़ी ना लग रहा है, अभी वेलोसिटी 0 है।
मैं यहाँ दिखा रहा हूँ फाइनल कंडीशन, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग उछल गया, ये सरक गया। सरक गया तो कितना ओवरहैंग कर गया भाई, पूरा का पूरा एल ऐसे हो गया। उस समय इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं, निकालिए। ठीक है, ये इसी लेवल पे है। तो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा इस इंस्टेंट पे। तो यदि आपका मन कर रहा हो कि वी स्क्वायर बराबर ये यूज कर लें, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या सोचते हो, गलत हो जाएगा? बोलो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। जो जो ओवरहैंगिंग पार्ट बढ़ेगा तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ता जाएगा, और टोटल मास जो जिसको खींच रहा है वो सेम है m, और ड्राइविंग फोर्स लगातार बढ़ेगा, तो इसका मतलब पक्का एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब बताइए, सरफेस स्मूथ है, ग्राफ स्मूथ है, इसका मतलब इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करना है। स्मूथ रहे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को 1 मिनट रोक दो, या जितने देर में तुम कर पाओ, और खुद से प्रयास कर लो, तब मेरा सॉल्यूशन देखना। ऐसे नहीं बाबू, ऐसे नहीं, रोक दो, खुद करो तब देखना। तो आई होप मेरे बच्चों ने वीडियो रोक दिया और इसको कर डाले। चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहीं पे पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल अभी निकाले थे हम लोग, mgl/18 आया था, याद करो। काइनेटिक एनर्जी जीरो था। जब यहाँ आ गया तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ mv²। रिफरेंस लाइन से जो इसका हाइट होगा वो l/2 नीचे होगा और पूरा मास होगा, तो यह आएगा -mgl/2। प्लीज सॉल्व इट। मैंने इसको सॉल्व किया, √8/9 gl आएगा। करके देखो, करके देखो बच्चों। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सारा पार्टिकल का स्पीड सेम है और पूरा एल ओवरहैंग किया है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब लिखो फोर्थ नेक्स्ट पार्ट। सपोज टेबल इज रफ, इसे उतार लो वीडियो रोक के। सपोज टेबल इज रफ एंड इन द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन मतलब कितना लेंथ ओवरहैंग किया है, l/3, तो रिमेनिंग लेंथ कितना है, 2l/3। इन द गिवन कंडीशन रोप इज जस्ट लाइकली टू स्लिप, रोप इज जस्ट लाइकली टू स्लिप, रस्सी सरकने सरकने वाला है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the rope and the horizontal table, between the rope and the horizontal table। तो कहता है जब l/3 लेंथ ओवरहैंग किया तो ये सरकने सरकने वाला है, तो म्यू का वैल्यू निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा वीडियो को रोक दे और खुद से कर डाल। मेरे बच्चे वीडियो रोक के खुद कर डाले। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ऊपर वाले का, तो ऐसे 2/3 वेट होगा, तो 2mg/3। 2/3 समझता है ना बच्चा, ऐसे नॉर्मल फोर्स होगा। ये सरकने सरकने वाला है, तो ऐसे म्यू इंटू n होगा, n इसी 2mg/3 के बराबर होगा, ऐसे t होगा। जो ओवरहैंगिंग पार्ट है वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे t होगा, और ऐसे 1/3 वेट होगा mg/3। अब यदि तुम इक्वेशन लिखते हो मेरे बच्चे,
अब जी यदि तुम इसका इक्वेशन लिखते हो तो इक्विलिब्रियम में है तो mg/3 इक्वल्स टू टी, ठीक है, या t इक्वल्स टू mg/3 कह सकते हो। और यहाँ क्या कर सकते हो, t इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन कितना है भाई 2mg/3। दोनों टेंशन को बराबर कर दो, दोनों t को इक्वेट करो, कर पाओगे? तो कहोगे म्यू इंटू 2mg/3 मस्ट बी इक्वल्स टू बताओ mg/3। तो मेरे प्यारे बच्चों म्यू का वैल्यू आ गया 0.5। अब लिखो रिपीट ऑल ऑफ द प्रीवियस पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट दिए थे। रिपीट ऑल ऑफ द प्रीवियस पार्ट्स, इसको अपने से करना है, मैं केवल आंसर बताऊंगा। रिपीट ऑल ऑफ द प्रीवियस पार्ट्स इफ L/5, फर्स्ट लिखो L/5 लेंथ ओवरहैंग्स। सेकेंड पार्ट लिखो X लेंथ ओवरहैंग्स, X लेंथ ओवरहैंग्स, L/5 लेंथ ओवरहैंग्स, X लेंथ ओवरहैंग्स। अब आप वीडियो को रोक दो सफिशिएंट टाइम के लिए और इसको कर डालो, इसको कर डालो। तो आई होप आप कर लिए होंगे सफिशिएंट टाइम लेके। एक पार्ट का तो विशुद्ध आंसर लिखूंगा मैं, ठीक है। तो जो L/5 है उसमें फर्स्ट पार्ट जो वर्क डन होगा वो mgl/50 होगा, ठीक है। फिर उसमें शायद एक्सेलरेशन पूछते हैं तो g/5 होगा, बताऊंगा नहीं। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जी से किए होगे तो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबली आया होगा, चेक कर लो भाई, 24/25 इंटू GL, ठीक है। और फोर्थ पार्ट का आंसर आया होगा, कर डालो अपने से 0.25, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट देख लो, यही आया होगा। अब X लेंथ वाले का भी आंसर लिखते हैं और X लेंथ वाला हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो पहले पार्ट का जो वर्क डन का आंसर है mg(x²/12). तो यहाँ L यदि L/5 करोगे तो ये इतना आ जाएगा, देख लेना। एक्सेलरेशन होगा, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं अभी लिख रहा हूँ आंसर, gx/L। v लिखूंगा √of g L² - x² अपॉन L। L भी अंडर रूट में है बच्चा, समझते हो। अब इसमें L/5 पुट करो तो 1 - 1/25, तो देखो ये आ रहा है, इसका मतलब सब ठीक ठाक है। और फोर्थ म्यू होगा, चेक कर लो, x/L - x। तो जरा देखो तो L/5 पे इतना आ रहा है, L/5 करोगे तो ऊपर होगा L/5, L में से L/5 जाएगा तो 4L/5, 5 कट जाएगा तो 1/4, यही आंसर है, ठीक है। सब ठीक ठाक चल रहा है। अब आप कहोगे कि सर इसमें ये तो हम लोग का आंसर आ गया, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप कहोगे सर इसमें कुछ कहीं कहीं हम लोग का नहीं आया है, तो आप डिस्कस कर दो, तो कर देते हैं। देखो तो X लेंथ ओवरहैंग किया, ठीक। तो यही पोटेंशियल जी क्या ले लो बच्चों, 0। तो इतने पार्ट का पोटेंशियल तो 0 होगा। इतने पार्ट का पोटेंशियल लिखना है तो इसमें जो भी मास होगा उसको x/2 पे कंसंट्रेट करोगे, ऑलरेडी बताए हुए हैं। जितना ओवरहैंगिंग पार्ट होगा उसके आधे पे यूनिफॉर्म रोप है तो। और x लेंथ में मास भी बताए हुए हैं, याद करो कि L लेंथ में m मास
तो यूनिट लेंथ में m/l, तो x लेंथ में बोलो इतना तो आता होगा। इसका मतलब यहां मास जो कंसंट्रेट करोगे वो होगा mx/l। तो अब इस पूरे रस्सी को ऊपर खींच दोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा ये वाला, तो माइनस तो होगा ही mx/l इंटू जी, ये mg हुआ। इसे सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करोगे x/2 और फाइनल माइनस इनिशियल करो तो w आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा mg x²/2l और आपका आंसर आ गया, आप खुश हो जाओ। ठीक है, तो ये तो वर्क डन हो गया। अब जो है यदि ये वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, टू पुल द रोप कंप्लीटली ऑन द टेबल, एक एक्सेलरेशन भी पूछे हैं सेकेंड पार्ट में, तो कितना ओवरहैंग किया x, ये होता है ड्राइविंग फोर्स। तो x लेंथ का वेट बताओ, m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये है x लेंथ का वेट, ये हो गया ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ड्रिवन, खींचने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास खिंचाया, और ये वेरिएबल है मेरे बच्चे। तो कुछ लोग a को v/dv/dx करके इंटीग्रेट करके करेंगे तो वो भी सही है, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। जहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लागू होगा उसी को यूज करेंगे। अब हम लोगों को करना है कि यहाँ से रेस्ट से छोड़े थर्ड पार्ट में, और जब ये पूरा ओवरहैंग किया ऐसे L लेंथ, तो उस और पोटेंशियल यही 0 है, तो उस समय हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v होगा। तो पूछ रहा है कि v निकालिए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये भी निकाले ही हो, mg x²/2l निकाले हो यहाँ पे, mg x²/2l माइनस के साथ बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/2, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करो बेटा, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, बी श्योर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है ये वाला, तो ऐसे T होगा और ऐसे होगा m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी, ऐसे होगा n। बोलो बच्चे ऐसे क्यों किए? ये l लेंथ ओवरहैंग किया तो यहाँ कितना है l माइनस एक्स, तो यूनिट लेंथ में m/l मास, तो l माइनस एक्स लेंथ में उतना मास होगा, यही नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तुम्हारा म्यू इंटू n। और इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे हल्का सा, तो इस रस्सी का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा ओवरहैंगिंग वाले का ऐसे T, वेट बताओगे? हाँ, m/l इंटू एक्स इज द इंटू जी। और यदि आप इस आंसर को लिख लियो तो थोड़ा मैं इसको मिटा के स्पेस ले लेता हूं। तो मेरे बच्चे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब T मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू इंटू n। n कितना होगा? m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। और वहाँ भी देखो तो T कितना होगा भाई? m/l इंटू एक्स इंटू जी। अब दोनों को बराबर कर दो भाई, तो दोनों को इक्वल करो, अपने से कर पाओगे? तो म्यू इंटू m/l से m/l कट जाएगा, g कट जाएगा, तो आएगा l माइनस एक्स। करके देखो दोनों T है, दोनों को इक्वेट करो आपस में, x, तो म्यू इतना आ गया। ठीक है, एक और लिखो, और ये बार बार पूछा जाता जो अभी लिखा रहा हूं,
what maximum length of an uniform length, what maximum length of an uniform length, what maximum length of an uniform rope of length capital L can overhang from the edge of a rough horizontal table, can overhang from the edge of the rough horizontal table without slipping, बिना सरके हुए, without slipping, if coefficient of friction between the rope and the table is mu, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब वीडियो रोक दो और इसको कर डालो, सफिशिएंट टाइम लो। ये बार बार पीएमटी एग्जाम, जेई मेन वगैरह में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रस्सी वाला खास के। वीडियो रोक के कर डालो, खुद करो। आई होप आप कर डाले, यही सॉल्यूशन है। टी बराबर ये एन दिखाओ, तो टी बराबर म्यू एन, ये मैंने फिर से बनाया। टी बराबर इतना होगा, ये मैंने फिर से बनाया, ये मानते हुए कि जब एक्स लेंथ ओवरहैंग किया तो सरकने वाला है, तो ये लेंथ बच जाएगा एल माइनस एक्स। तो मैंने एज्यूम किया कि एक्स लेंथ पे सरकने वाला है, तो इसीलिए टी बराबर हो गया म्यू इंटू एन, एन उसके बराबर है। फिर टी बराबर इसका वेट, ये लिख दिए, यहाँ तक तो वही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू एक्स बराबर एक्स, इसको मिटा लेता हूँ, उसको उधर ट्रांसपोर्ट कर दो, तो म्यू इंटू एल बराबर म्यू एक्स प्लस एक्स, इन दोनों को एक साथ ले आओ, इधर एक्स कॉमन ले लो, तो म्यू प्लस एल बराबर म्यू एल। इसलिए इट्स वेरी फेमस। एक्स बराबर आंसर बताओ, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू एल। कितने बार ये आया होगा और आएगा। तो इसको ध्यान रखोगे, है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हुआ आपका।